ये कहानी अंजसिर गांव की सत्य घटना पर आधारित है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। नाम अभिजीत शुक्ला है। ठंडी की वजह से कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी और मेरे सभी दोस्त जो दूसरे शहर से आकर मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, वे सब भी छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए थे। इन सभी में मेरा एक खास दोस्त भी है जो कि राजस्थान के अंजसिर गांव का रहने वाला था, पर अपनी पढ़ाई के चलते वह दिल्ली आया हुआ था। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और कहा जाए तो हम बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। पर कॉलेज का सेकंड सेमेस्टर चालू होने वाला था और ठंड की लंबी छुट्टी पड़ने वाली थी और दिल्ली की ठंड से तो हर कोई वाकिफ ही है। तो मेरा खास दोस्त ऋषभ अपने गांव वापस चला गया क्योंकि छुट्टियों में हॉस्टल में तो कोई रहने वाला नहीं था और वह अकेले हॉस्टल में करता भी क्या। उसको गए हुए एक हफ्ता बीत चुका था, पर ऐसा लग रहा था कि उसको गए हुए बहुत समय हो गया है। मैंने उसे कॉल किया और बोला, सब ठीक है ना? तेरी बहुत याद आ रही है यार। मैं सोच रहा हूँ कि मैं राजस्थान आऊँ, कभी आया भी नहीं हूँ, तो क्यों ना तेरे घर आ जाऊँ और हम साथ में राजस्थान घूमेंगे। तो मुझे सारा राजस्थान घुमा देना। मैंने अपने मम्मी को बता दिया कि मम्मी, मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्त ऋषभ के घर, पर मैं वहाँ करीब एक हफ्ते के ऊपर रहूँगा। 2 से 3 हफ्ते की कॉलेज की छुट्टी है, आप मेरी फिक्र मत करना। और सारा सामान पैक करके मैंने पकड़ी राजस्थान की ट्रेन और निकल पड़ा। मेरी ट्रेन थोड़ा लेट थी, पर ठीक ठाक मैं पहुँच चुका था। मुझे स्टेशन से ऋषभ पिक करने आया था। उसके गांव अंजसिर के लिए निकल पड़े। रास्ता करीबन 1 घंटे का था लगभग, पर मेरे साथ यहाँ ऐसा कुछ होने वाला था जिसका अंदाज़ा मुझे कभी नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर कुछ ऐसी सच्चाइयों से और शक्तियों से वाकिफ़ होऊंगा जो सिर्फ मैं कहानियों में, टीवी या किस्सों में सुना करता था। शाम के तकरीबन 5 बज गए थे और मैं घर देखकर तो चौंक ही गया। घर तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा भी था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऋषभ इतने अच्छे घर से हो सकता था। उसकी माँ ने मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत किया। उनके पापा ने तो बचपन की कहानियों से मेरा दिल खुश कर दिया। इन सब बातों में करीब रात के 10 बज चुके थे और हम लोगों ने खाना खा लिया था। बाहर आग जल रही थी, ठंड का भी वक्त था और राजस्थान में ठंड बहुत कड़ाके की होती है, तो हम सभी घर के लोग आग सेक रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजते ही ऋषभ की मम्मी ऋषभ को मंदिर के पास लेकर जाकर भभूति जैसा कुछ लगा रही थी और उसके हाथों को काले धागे से बांध रही थी। मैं ऋषभ से पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो उसने बोला, मुझे खुद भी नहीं पता, मेरी मम्मी शायद नज़र उतारने के लिए ये सब करती है। मैंने बोला, अच्छा। फिर मैंने बोला, भाई सफ़र करके आया हूँ, बहुत थक चुका हूँ, चलो सोने चलते हैं। ऋषभ बोलता है, चल मेरे कमरे में। तभी ऋषभ के पापा आ जाते हैं और बोलते हैं, नहीं बेटा, तुम उसके कमरे में नहीं सो सकते। उन्होंने काफ़ी घबराते हुए और गुस्से से बोला। मैंने पूछा, क्यों अंकल, आप इतने घबराए क्यों हैं? तभी उन्होंने प्यार से बोला, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है और तुम्हारे लिए तो हमने नया कमरा तैयार करके रखा है। मैं बोल पड़ा, नहीं अंकल, मैं तो नहीं सोऊंगा, मैं इसी के साथ सोने आया हूँ, हम दोनों रात भर बातें करेंगे। तभी वह गुस्से में आकर उन्होंने बोला, तुमको एक बार में समझ नहीं आता है क्या? तुम बड़ों की बातों को नहीं मानते या नहीं सुनते हो, अपने घर पर भी ऐसे ही करते हो। तभी मुझे लगा कि अंकल गुस्से में आ गए, तो मैंने उनकी बात मान लिया। मैं दूसरे कमरे में जाकर सोने लगा। मुझे घर वालों की ये चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी और मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। बात इग्नोर करते हुए मैं अपनी थकान की वजह से सो जाता हूँ। उसी रात मेरी नींद खुलती है और मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। मैं बाथरूम के लिए उठा और जाने लगा। बाथरूम का रास्ता ऋषभ के कमरे के पास से होकर जाता था। वहाँ से निकल रहा था, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई थी, मानो जैसे कोई किसी शब्दों को बार बार दोहरा रहा हो। जैसे ही मैंने गेट खटखटाया, वह आवाज़ बंद हो गई
मुझे लगा शायद कोई फ़ोन चला रहा है। मैं इग्नोर करते हुए बाथरूम कर अपने कमरे में जाकर फिर से सो जाता हूँ। अगले दिन की सुबह होती है। हम दोनों घूमने चले गए और मुझे राजस्थान घूमते घूमते रात हो गई। रात के 10 बज रहे थे। ऋषभ की माँ का कॉल बार बार आ रहा था कि घर जल्दी आओ, घर जल्दी आओ। दोनों मम्मी पापा बहुत ही घबराते और गुस्से भरी आवाज़ में बोले, अगर तुम घर जल्दी नहीं आए तो हम दोनों भगा देंगे तुम्हारे दोस्त को। मैंने बोला, अरे जल्दी जल्दी चल। आंटी अंकल तो मेरे पर ही गुस्सा होने लगे। हम दोनों ने घर जाते ही खाना खाया और मैंने वही चीज़ देखी जो मैंने कल देखी। विभूति लगा रखी थी और दोनों हाथों पर काला धागा बांधा जाता है। मैंने बोला, भाई ये रोज़ क्या करते हैं? वह बोलता है, मुझे भी नहीं पता यार। ये सब देख शक होने लगा और ठान ली कि ये चीज़ पता करके रहूँगा। पर मुझे नहीं पता था ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। रात के 1 बज रहे थे। मैंने अपने कमरे में झांकना शुरू किया। मैंने देखा कि सभी सो चुके हैं और ऋषभ अपने कमरे पर है। मैं धीरे धीरे ऋषभ के कमरे के पास गया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तभी मेरे कानों पर आवाज़ पड़ रही थी, जैसे कोई किसी चीज़ को बार बार दोहरा रहा है। आवाज़ साफ तो सुनाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा दरवाज़ा खोलकर देख लेता हूँ। मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोल रहा था। मैंने देखा कि ऋषभ एक कोने में बैठकर कुछ मंत्र जैसा दोहरा रहा है। पर जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखे, मैं ऋषभ को देखकर डर गया। उसकी आंखें काली और शरीर हवा में था और उसके आस पास खून लगा हुआ था। उसके हाथ मुंह पे खून लगा था। मैंने जोर से चिल्लाया, ऋषभ ये क्या हो गया तुझे? वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसकी मम्मी आई और वही विभूति उसके ऊपर फेंकी जो उसको लगाई जाती है। उसकी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर निकाल कर बोली, ये क्या कर दिया बेटा तुमने? अब संकट आएगा। और वो मुझे कमरे में ले गई। ऋषभ कंट्रोल में नहीं था खुद के। हम सभी एक कमरे में खुद को बंद कर लिए और ऋषभ की चीखने की आवाज़ को सुन रहे थे। और तभी ऋषभ कमरे से निकल के बाहर आ गया। वो ज़मीन में नहीं था, वो हवा में उड़ रहा था। वो पूरे घर को देख रहा था, मानो कि वो किसी इंसान को ढूंढ रहा है। और कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। मैंने सुबह होते ही पूछा, ये सब क्या था आंटी? तब बताया कि जब ऋषभ 17 साल का था, उसने किसी के यहाँ कोई प्रसाद खाया था जो कि किसी ने काले जादू से फूका हुआ था। प्रसाद को खाने के बाद से ऋषभ के ऊपर बुरी नज़र और शक्तियाँ हावी होने लगी। वो रात में मंत्र पढ़ता है और जानवरों को कच्चा खाता है। पंडित से पूछने में पता चला कि उस पे जिन का साया है और वो अब ऋषभ के शरीर को छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए उसको शिव की विभूति और काला धागा बांध कर रखते हैं, क्योंकि वो जिन जब तक किसी इंसान का खून नहीं पिएगा वो उसका शरीर नहीं छोड़ेगा। ये सब सुन के मैंने मदद करने की ठान ली। हमारे कुल के पंडित को सारी बात बताई और राजस्थान बुला लिया। उनको आने में 1 दिन लगा था, पर रात जैसी ही होती है, क्योंकि पिछली रात उसको मेरे शरीर की खुशबू मिल गई थी, तो वो आज रात मुझे मारने की कोशिश करेगा। ये सब देख मैं घबराया और डरा हुआ था। मैं आंटी अंकल के घर को बाहर से बंद करके घर से बाहर निकल गए और ऋषभ को खिड़की से देखने लगा। रात के 12 बज चुके थे। जिन हावी होने लगा। ऋषभ की सोती हुई बॉडी हवा में उड़ने लगी। उसकी परछाई एक शैतान की तरह दिख रही थी। आंखों का रंग काला हो गया और वो जाग गया। वो अजीब तरीके से चलने लगा और मंत्र पढ़ने लगा। वो कांच में अपनी बदसूरत परछाई को देखकर गुस्से में कांच को फोड़ देता है और ऋषभ के शरीर पर कांच से कट लगा पर जमीन में गिर रहे खून की बूंद को चाट रहा होता है। वो मांस खाने को ढूंढ रहा होता है। कमरे में कुछ नहीं मिलता तो वो कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगता है। दरवाज़ा ना टूटने के कारण वो गुस्से में आकर चीखता है, चिल्लाता है, बोलता है, मांस दो मुझे। ये मंजर इतना भयानक था कि रूह कांप रही थी। वो ऋषभ के शरीर को चोट पहुंचाने लगा
और दरवाजे को खोलकर वहां से निकल के पूरे घर में मुझे तलाश करने लगा। तभी हवा की वजह से मेरी शरीर की महक उसके पास पहुंच गई और उसको पता चल गया कि हम सब बाहर हैं। मैंने वहां से सुनसान सड़क पर दौड़ लगाई और पास के किसी मंदिर में जाने के लिए ढूंढने लगा। वो जिन मेरे पीछे हवा में उड़ते उड़ते और चिल्लाता हुआ आ रहा था। उसके काले हाथ, काले टेढ़े पैर, उसके चेहरे पर राक्षस जैसी हंसी और वो काली आंखें। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मैं भागता जा रहा था। तभी मुझे भैरव मंदिर दिखाई पड़ा। मैं उसमें जल्दी से जाके घुस गया। उसके बाद वो जिन अंदर नहीं आया, पर ऋषभ बेहोश होकर जमीन में गिर गया था। उसकी माँ और पापा मेरे पास ही आ रहे थे। उन्होंने बोला, बेटा, हमको और तुमको सारी रात आज यहीं गुजारनी पड़ेगी। रात जैसे तैसे ठंड में गुजार ली। अगली सुबह पंडित पहुंचते हैं और कुछ मंत्र और पूजा से घर को मंत्रों से बांध देते हैं ताकि वह जिन भागकर निकल ना सके। और वो चंदन और कुमकुम से ऋषभ के हाथ, पांव और माथे को अच्छी तरह से रंग देते हैं। ऋषभ होश में था और बोल रहा था, भाई ये सब क्यों? मैंने उसे जैसे तैसे समझाया और पूजा में बैठा दिया था। जिन ने जो किया था ऋषभ के शरीर के साथ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह जिन ऋषभ के शरीर को अंदर से खा रहा है। उसका शरीर पतला और आंखें काली लाल होती जा रही थी। पंडित के मंत्र रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और जिन हावी होता जा रहा था। अचानक से ऋषभ की आंखें काली और मंत्र पढ़ती जा रही थी। हाथ पैर अकड़ रहे थे, शरीर हवा में था और साफ नजर आ रहा था कि पंडित के मंत्र सुन के जिन पागल हो रहा था। जिन ये मंत्र सुन के शरीर को पटक रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था ऋषभ को, पर ज्यादा देर तक जिन खुद को काबू नहीं कर पाया और वहां से भागने लगा। पर मंत्र की वजह से उसका साया निकल नहीं पा रहा था, जिसके बाद जिन को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा जल छिड़का, जिससे उसको भगाकर उससे जुड़ी चीज़ों को हवन की आग में जला दिया गया। उसके बाद पंडित ने हाथ में कलावा बांधा और मुझे और ऋषभ की मम्मी पापा को कुछ उपाय बताकर वहाँ से चले गए। आंटी अंकल ने मेरे को बहुत शुक्रिया कहा, पर यह सब देख मेरा कलेजा ही फट गया था। पर वो माँ बाप थे, उन पे क्या बीती होगी। ऋषभ बेहोश था। उसको ये सब होश में आने के बाद सब बताया गया। कुछ दिन दवाइयाँ चली, मैं उसके ठीक होने तक वहीं था। पंडित जी भी जा चुके थे। उसकी मम्मी पापा भी अब अपने बच्चे की हालत देखकर काफ़ी खुश थे और मैं दिल्ली वापस आ गया। लेकिन दोस्तों, ये मंजर मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ घटना घटित हुई है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से, सिर्फ डर फाइल्स में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।